स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का जो 4100 प्लस का एसके झा सर का 4100 प्लस का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये हम प्रैक्टिस सेट 35 करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस सेट 34 तक नहीं देखा है तो एसके झा 4100 प्लस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में फ़ायदा करेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 510 से 509 तक हमने कर लिया है, ये 510 तक का क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को व्यूज़ नहीं देते हैं ना देखते हैं। पिछले एक साल से मैंने कम से कम 700 के आसपास अब मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा जो व्यूअर है वो इंक्रीज़ नहीं किया है और ना ही व्यू उस हिसाब से आता है। फिर भी मैं मेहनत करता हूं कि चलिए एक वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, अगर 30 से 40 मिनट का वीडियो हो, ठीक है। लेकिन व्यू उस हिसाब से नहीं आता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि चलिए वीडियो बनाते रहूँ आप सभी के लिए, कि कुछ लोगों को तो फ़ायदा मिल रहा है ना मेरे वीडियो से। अगर कुछ लोग को भी फ़ायदा मिलेगा तो मेरा मेहनत सफल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी दो जीवाएँ बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी जीवा एक बिंदु पर पी पे मिलती है। इन दोनों की जीवाएँ, इसे ए कहा गया है, इसे बी कहा गया है, इसे सी कहा गया है, इसे डी कहा गया है, ठीक है। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है और पी बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी की लंबाई ज्ञात करना, ये थ्योरम होता है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ये थ्योरम होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से डायग्राम होना होता है। इस कोना को इस कोना से गुना कीजिए, यानी कि P को A से एक बार गुना कीजिए, फिर इस P को इस B से गुना कीजिए। ये B हो गया, एक लाइन हो गया ये। अब इस P को इस C से गुना कीजिए और फिर इस P को इस D से गुना कीजिए। यही चीज़ है, काम खत्म। अगर इस तरह के जब दो, ये क्या होता है, जीवा होता है ना, ये जो होता है ये जीवा होता है। जब दो जीवा एक दूसरे से आगे बढ़ के एक कोई बिंदु पर मिले तो उस हिसाब से ये होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये छोर को पकड़ लेना है, इस छोर से एक बार इसमें गुना कर लेना है और इस छोर से आपको इसमें गुना कर लेना है, इस छोर से आपको इसमें गुना कर लेना है, इस छोर से आपको इसमें गुना कर लेना, काम खत्म। अब देखिए पी ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान अगर पी ए हमको निकालना है तो ये पी बी प्लस ए बी होगा तो ही जाके पी ए होगा। यानी कि पी ए का मान अगर हमको निकालना है तो पी बी प्लस ए बी होगा, तो पी ए का मान होगा, यानी कि यहाँ से इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 8, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इस पी डी का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। अब ये सी डी का मान ज्ञात करना है, तो इस सी डी का मान ज्ञात करने के लिए पी से सी तक का मान, यानी कि पी सी माइनस पी डी करेंगे तब जाकर हमको सी डी का मान आएगा। यानी कि इन टोटल संख्या, यानी कि पी सी में से पी डी को माइनस कर देंगे तो हमारा सी डी का मान आ जाएगा। बात समझिएगा। अब देखिए पी ए का मान कितना हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, पी बी का मान हमारे पास दिया है 3 सेंटीमीटर। अब पी सी का मान जो है हमको देखना है कि पी सी का मान क्या होगा। अब देखिए पी सी का मान के लिए हमको क्या करना होगा, सी डी प्लस पी डी। अगर सी डी का मान हमको निकालना है तो पी सी माइनस पी डी करना होगा। तो अगर यहाँ हमको पी सी का वैल्यू चाहिए तो पी सी को हम लिख सकते हैं ना, पी सी को लिख सकते हैं सी डी प्लस पी डी गुना पी डी का मान कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर। पी डी का मान कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 2 3 6,
6 बराबर CD को अगर हम x मान लें तो x, और PD का मान दिया है 4, तो x का मान क्या आ जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। यानी कि इस CD का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 511। 511 क्वेश्चन कहता है कि ABC को एक काम 5,750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। A और B ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और B तथा C ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो B की मजदूरी क्या होगी? A प्लस B मिलके कितना काम किया? तो 19/23 और B प्लस C मिलकर 8/23 काम किया। और A और B और C को कितना मजदूरी मिलता है? तो 5,750। अब इन तीनों का काम देखें तो A प्लस B प्लस C अब प्लस B का काम कितना हो जाएगा 19/23 प्लस 8/23। 19 1 20 27 बट्टा कितना हो गया? ये 23 काम हो गया। लेकिन B का काम देखें, B का काम यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/23 माइनस का 1 यानी कि 4/23। तो B का क्या पूछ रहा है? तो B की मजदूरी कितनी मिली होगी? तो B को मजदूरी, B का जो मजदूरी मिला होगा ये 5,750 रुपया में ही कितना मिला होगा 5,750 गुना 4/23। इसे काट दीजिए, 23 दूना 46, 11 बच गया, 23 5 115 यानी कि 250 बार। तो 250 गुना 4 कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। यानी B को मजदूरी कितना मिला होगा 1,000 रुपया मिला होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 512। 512 कहता है कि कोई व्यापारी सामान बेचने समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? यानी कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए MRP कितना था उसका 100 रुपया, अब वो 40 रुपया 40% डिस्काउंट देगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपया। यानी कि 100 रुपया में 40% डिस्काउंट दे देगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपया। दूसरा कह रहा है कि अगर उसे 30% की हानि होती है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। अब इस केस में उसे देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ 60 रुपया है, यहाँ 70 रुपया है। अगर वो कह रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता? लाभ कितना होता देखिए 10 रुपया का लाभ होता किस पे 60 रुपया पे, तो 100% पे कितना लाभ होता 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10 यानी कि 50/3% का लाभ होता है। यानी कि 16.2/3% का उसे लाभ होता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत का 16.2/3 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 513। 513 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या हो जाएगा? अब देखिए सामान्य चाल और वर्तमान चाल, अगर हम इसे चाल देख लें तो चाल पहले कितना था 4 था, अब वो चाल कितना हो गया 3 हो गया। तो समय क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि समय 3 से 4 हो जाएगा। अब इस 1 मिनट का अंतर जो है वो 20 के बराबर है, तो उसका सामान्य चाल कितना हो जाएगा 20 गुना 30 यानी कि 60 मिनट। 20 × 60 मिनट उसका सामान्य चाल था, यानी कि 1 घंटा
तो 60 मिनट, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 514। 514 कह रहा है कि 1 से 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। 1 से लेके 1000 के बीच, ये बीच की बात कही गई, 1000 तक नहीं कहा गया है, बीच तक कितनी संख्या होंगी 999। तो 5 से इसको भाग दे दीजिए ना, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, 9 उतर गया पन्नावा 45, 9 में से 5 गया 4, 9 पचे 45, यानी कि 199 संख्या है जो 5 से विभक्त हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 515। 515 कहता है कि 3 + √2, 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए कभी भी मध्यानुपाती देख पूछे तो जो वैल्यू होता है, मान लीजिए अगर ये ए है ये बी है, तो इसका मध्यानुपाती होता है √√AB, यानी ये जो वैल्यू दिया रहेगा, अगर पहला ए वैल्यू है दूसरा बी वैल्यू है, तो उसका जो मध्यानुपाती होता है √√AB होता है। ठीक है, तो बस इसको रूट में लीजिए और गुना कर दीजिए। 3 + √2 × 12 - √32, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब 3 से एक बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36 -3 √32 प्लस ये हो जाएगा 12 √2 और माइनस √2 और √32, इसे हम कह सकते हैं √64। ये रूट में गुना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, 8 है 32, नहीं इसको और फॉर्मेट में कर सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, यानी ये क्या हो जाएगा 4 और √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √32 जो है ये हो जाएगा 4 √2, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 36 - 4 √2 होगा, ये आगे क्या हो जाएगा 12 √2 प्लस 12 √2 माइनस का 8, ये √64, ये √12 √2 और -12 √2 कट गया, 36 में से 8 चला जाएगा, √28 हो जाएगा। √28 मतलब 2√7, 2 दूना 4, 7 28, यानी कि इसका मान जो होगा 2√7 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2√7, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 516। 516 क्वेश्चन कहता है कि अनुक्रम 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511 का अशुद्ध पद क्या हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध पद पूछ रहा है। ये एक्चुअली प्रश्न है रीजनिंग का, लेकिन मैथ में घुसा दिया गया है। देखिए ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -1 8, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब -1, 3 9 27 -1, ये 26 होना चाहिए, लेकिन ये 28 है, इसे क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए। इसे कह सकते हैं 4 का क्यूब -1, यानी कि 64 -1 63, ठीक है। इसे कह सकते हैं 5 का क्यूब -1, यानी 125 में से -1, यानी कि 124। इसे कह सकते हैं 6 का क्यूब -1, यानी कि 216 में से 1 गया 215। 7 का क्यूब -1, यानी कि 343 -1 342, ये ठीक है। 512, यानी कि 8 का क्यूब -1, यानी कि 511। तो इसमें अशुद्ध पद क्या हो जाएगा, ये जो 28 है यही अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में आ गया है तो मैं बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 518। 518 क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड के सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, x + y +
XY/100। पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, फिर 20 गुना 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 दूना 4 माइनस का 24, यानी कि माइनस का 4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी कि -4% कमी हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4% कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा देखिए 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। पहले 5 से 6 कर दिया गया, फिर 5 से 4 हो जाएगा, यानी पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। तो नीचे वाला में जोड़ देंगे तो 5 से 6 हो गया, और जब कम करेंगे तो 5 से 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 25 6 चौके 24। अब कितना कम हुआ, एक कम हुआ, किसके रेस्पेक्ट में 25 के। तो 100% में कितना कम हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 4% की कमी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 519। 519 कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए का जो वेतन है बी से 50% अधिक है। मान लीजिए बी का वेतन 100 रुपया है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। इससे कितना अधिक हो गया 50% अधिक हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो देखिए यहाँ से कितना कम है, तो माइनस का 50 कम है, यानी कि 50 कम है किसके रेस्पेक्ट में, तो 150 के रेस्पेक्ट में। तो 100% के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 50 3 150, यानी कि 100/3, यानी कि 33.1/3% कम है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 520। 520 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है, यानी कि इसका एलसीएम जो दिया है वो 2310 है, तथा एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है, यानी कि एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में एक ही फॉर्मूला लगता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ के मान कितना दिया है 2310 गुना 30 बराबर पहली संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2310 गुना 30/210। 1 0 से 1 0 काटिए, 21 से इसको काट दिए, 21 से कम 21 और 21 से यानी 11 बार में, तो 11 3 33, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 330 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 521। 521 कहता है कि x³ - 2x² + x - 2 में x + 1 से भाग देने पर बचने वाले शेष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा -1। जब x का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस -1 का 2, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 × 2 -2 प्लस -1 और ये -2 4 1 5 1 6, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 522। 522 कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखिए ए का कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है, यानी कि बी का 1 होगा तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3 के इफिशियंसी से कोई काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा 42 दिन का होगा।
टोटल काम का देखा जाए तो टोटल काम कितना होगा 14 गुना 3 यानी कि 42 दिन 42 काम होगा। टोटल काम अगर 42 होगा तो ये अगर 2 के क्षमता से काम करता है तो वो 42 काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा 42/2 यानी कि 21 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 523 कहता है कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करता है तो उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वो दूरी लगभग कितनी थी। हमने मान लिया कि दूरी x किलोमीटर है, दूरी को हमने क्या मान लिया कि दूरी x किलोमीटर है। अब इसका आधा दूरी यानी एक आधा दूरी वो किस चाल से चलता है तो 4 किलोमीटर के चाल से चलता है। फिर आधा दूरी 5 किलोमीटर के चाल से चलता है जिसके कारण इसे कितना समय लगता है 42 मिनट लगता है 60 मिनट में। ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा x/8 प्लस x/10 बराबर 42/60। ये 10 और 8 का लघुत्तम अगर हम 80 ले लें तो ये हो जाएगा 10x प्लस 8x बराबर 42/60। 1 0 से इसको काट देते हैं, ये 60 है ना, 20 × 60 20 चौके 80। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 14 × 42 यानी कि 14 बार में कट गया। ये चला जाएगा इधर 14 चौका 56 यानी कि 18x बराबर 14 चौका 56। तो x का मान क्या हो जाएगा 56/18, 10 8 18, 18 3 के 56/18 यानी 18 3 के 54, 3.1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि इसे अप्रॉक्स हम मान लें तो 3 किलोमीटर मान लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 524 कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले का विकर्ण 4 सेंटीमीटर, दूसरा का विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहले का विकर्ण गुना दूसरा का विकर्ण। ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना 4 गुना 6, 2 3 6, 3 चौके 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या मीटर है तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 525 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 5 मीटर तथा विकर्ण तथा उसका कर्ण 13 मीटर है। कह रहा है कि आधार है, एक समकोण त्रिभुज है, आधार 5 मीटर और कर्ण 13 मीटर है। जब ई 5 है, ई 13 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्यों 12 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है कि 5 12 13, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 13 में से 169 में से 25 जाएगा 144, √144 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितना हो गया 12, 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है 526 कहता है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 अनुपात में 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। हमने मान लिया संख्या को x यानी कि ये हो गया 4x प्लस 5x प्लस 6x बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए औसत क्या होता है एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्या 3 है, इसका औसत कितना है 25। अब ये इधर जाके गुना हो जाएगा 4 5 9, 9 6 15, 15x का वैल्यू अगर 75 आ गया 25 3 75 तो x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 15 5 75। अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो
तो बड़ी संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुना 6 यानी कि 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।